सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में तिवारी जी उपस्थित है, के तिवारी जी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और फैकल्टी अभी उन्होंने लेक्चर दिया था बढ़िया मानव शरीर विज्ञान के चैप्टर 10 पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल जेनेटल सिस्टम पर। अरुण बाला हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये सेकेंड सेमेस्टर के हैं, शायद मुझे लगता है बाला है, लेडी है या जेंट्स है, मुझे मालूम नहीं है, बट शी हैज ज्वाइंड और ही हैज ज्वाइंड। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ। और उनको प्रतिमा राय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं। इसके अलावा सुधा पाठक जी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। रंजन कुमार जी थर्ड सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर के हैं या थर्ड? रंजन जी थर्ड सेमेस्टर के हैं शायद, उनका स्वागत है। फर्स्ट का है सर। फर्स्ट है जी सर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे बबली सिंह सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका नाम मुझे दिख नहीं रहा है, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग सेमेस्टर 2 काफी कुछ पूरा कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जो हों और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनसे निवेदन है, आग्रह है कि वो, संजय कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3rd के स्टूडेंट है शायद। संजय जी 3rd के हैं, 2nd के हैं? उनका अनम्यूट 3 सर। हाँ 3, हाँ थर्ड सेमेस्टर है, उनका स्वागत है। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ और सेकंड सेमेस्टर उनके लगभग काफी हो गए हैं। तो असाइनमेंट जो बनाना है आपको, जिसमें आपको 50 नंबर का मिलना है बीएचबी में, कम से कम बीएचबी का मोर और लेस पूरा हो चुका है और चाइनीज अभी बाकी है। फर्स्ट सेमेस्टर तो सबका पूरा हो चुका है, तो उसमें सब अब लोग असाइनमेंट बनाना शुरू कर दें। उनको 150 नंबर उसे मिलेंगे। तो 150 नंबर का नंबर है, उसमें आपको टोटल अंक है पूर्णांक, और उसमें आपको अगर 40 नंबर पाना है तो बढ़िया से लिख दीजिए। और जो बीएचबी कर रहे हैं वो जरूर उस पर कोई चित्र हो तो बढ़िया बना दें। बीएचबी में ही चित्र बनाने के चांसेस है, और सब में तो है नहीं। तो बीएचबी में तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले असाइनमेंट शुरू कर दें, तो वो और अपने अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब वो क्लासेस शुरू होंगी तब वो ज्ञान और अर्जित करेंगे और उसमें उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे सेकेंड सेमेस्टर के मोर और लेस ये पूरा हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स बाकी रह जाएंगे, 1-8 चैप्टर समझ लीजिए जो आयुर्वेद में बाकी रह जाएंगे। अदरवाइज 29 तारीख तक शायद डायग्नोसिस खत्म हो जाएगा, तो चाइनीज पूरा खत्म हो जाएगा, बीएचबी पूरा खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट असाइनमेंट बनाना शुरू कर दे। बीएचबी तो पूरा हो ही चुका है मोर और लेस, तो उस पर बनाना शुरू कर दें। जो अपने क्वेश्चन बनाए उसमें बढ़िया से चित्र बनाए तो उनको नंबर अधिक मिलेगा। 40 नंबर पाने वाले वही स्टूडेंट होंगे जो बढ़िया से चित्र बनाएंगे। ये मैं देंगे नंबर वो, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 40 नंबर पाने के लिए आपको उसमें बढ़िया से बनाना पड़ेगा चित्र। तो वो आप बीएचबी में स्पेशली, और सब में तो थ्योरी है तो उनको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो आप क्योंकि पूरा पढ़ चुके हैं, इनके आधार पर असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। जब तक आपके और सहभागी यानी जो सहपाठी हैं वो सोचना शुरू करें उन शब्दों पर, तब तक आप अपना असाइनमेंट बना लीजिए। तो ये सेकेंड सेमेस्टर तक के लिए है। अब थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने अभी पढ़ाया नहीं है तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छा फर्स्ट सेकेंड में जो आपकी क्वेरीज डाली जाती हैं, जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के ग्रुप से, स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं उनको, और ताकि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट उसको सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन जैसे हम लोग डालते हैं कोई, तो ऐसा मत सोचे कि थर्ड सेमेस्टर वालों को उत्तर देना है, थर्ड वालों को नहीं, थर्ड और फोर्थ वाले अलग थोड़ा श्रेणी में रखें,
फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर अपने को एक श्रेणी में रखें और उनको उत्तर देना है। तो थर्ड फोर्थ वाले सहयोगी के रूप में भूमिका निभाएं, वो बताएं कि ये वाला क्वेश्चन आपके अपने अनुभव होंगे, उनसे बताइए कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ है और ये कंफ्यूजिंग होता है, तो इसका उत्तर ये होगा। तो ऐसे प्रश्न डालिए और जब कोई उत्तर दे, अगर उत्तर में कहीं कमी आती है तो आप बता दीजिए कि इसका उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, ये भूमिका में हम लोग करें, क्योंकि वो काम हम लोगों को नई दिशा देगा। हम समवायी में जुड़े हुए हैं, तो एक समवायी का एक और दिशा होगी कि हमारे सारे स्टूडेंट एक साथ बढ़े। ठीक है, और उद्देश्य ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी लोग एक साथ बढ़े ना। तो एक लाइन है कि निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं, और आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी, हो सभी के हेतु सुख कर, हो अगर मेरा उदय भी, हो अगर मेरा उदय भी। तो कोई भी स्टूडेंट हमारा पिछड़े नहीं, ये हमको प्रयास करना है। कोई आपका सहपाठी आपसे बहुत कम नंबर पाया है तो ये आपके लिए गर्व की बात नहीं होगी, आपके लिए भी उतनी ही चिंता की बात होनी चाहिए कि वो उसके नंबर कम क्यों आए, वो हमारे साथ पिछड़ा क्यों रहा, उसको भी हमारे सामने आना चाहिए क्योंकि उसने पढ़ाई हमारे साथ किया था। ठीक, इन्हीं भावना के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉम्पिटिटिव तो हो लेकिन सबको सहभागिता हो। ठीक, इन सब हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे चाइनीज, वो अरे आयुर्वेदिक। शेयरिंग नहीं हुई, एक सेकंड, शेयरिंग, ये तो इसमें दिख गया लेकिन ये तो शेयरिंग हाँ क्यों नहीं रही। यहाँ से तो आ रहा है, वहां से ले लो, इसमें नहीं पहले। रिज्वाइन करिए, रिज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा तो बोल दीजिए। बंद कर दें इसको, हाँ, वो नहीं डिजाइन करो। बोलते नहीं होंगे।
शेयर हो रहा है? हो रहा है सर, शेयर हो रहा है। जी सर हो रहा है। छोटा क्यों आ रहा है इतना? सर जहाँ ये आल टूल्स लिखा है ना, यहाँ क्रॉस है, उसको काट दीजिए। आल टूल्स के बगल में क्रॉस का निशान है। यहाँ ठीक है, अब आ रहा है शेयर? जी शेयर तो हो ही रहा है। आ रहा है? ठीक हाँ, ठीक। तो हम लोग आयुर्वेद पे बात कर रहे थे, आयुर्वेदिक उपनिषद पर, और हम लोगों ने इतना जाना था कि उनके पंच महाभूत के बारे में जाना था, और महाभूतों के हम लोगों ने उनकी गुण जाने थे, और गुणों को हम लोगों ने क्या कहा था, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध थे, उन गुणों को हम वही शुरू कर रहे हैं। हम उन गुणों को हम लोगों ने कहा था तन्मात्रा भी कहते हैं, और उनको भूत भी कहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, वही भूत है, वही गुण है, ये और वही तन्मात्राएं भी हैं। तो ये हम इतना जान रहे थे। अब सिस्टम देखिए डेवलपमेंट कैसे हो रहा। अब पंच महाभूत जब आ गए, तो फिर आयुर्वेद में 10 द्रव्यों की कल्पना की गई। आयुर्वेद ने स्पेशली चरक संहिता में या आयुर्वेद में 9 द्रव्यों की कल्पना थी, और वो जो उनका कंसेप्ट था वो 9 द्रव्यों का था। तो वो उसको ये श्लोक में है ना, श्लोक नंबर 48 लिखा हुआ है, ये आपको चरक संहिता 1 पेज नंबर 18 लिखा हुआ है, एच माने चरक संहिता 1। तो पेज तो बता दो। रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। तो उसको उन्होंने कहा कि खादीन यात्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम और निरिंद्रियम अचेतनम। अब कहा कि खा, हम लोगों ने कहा खा समझ गए थे आकाश है, तो आकाश आदि, खादीन, खादीन माने आकाश आदि। तो क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये समास में कहा गया। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये आप इसको मान लीजिए। फिर आत्मा कहा, मन कहा, फिर कालो, खादीन आत्मा मन है कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह। तो मन काल दिशा, तो आत्मा मन काल दिशा ये द्रव्य संग्रह कहे गए। फिर जब इसमें 9 कहा, तो उन्होंने उसमें तम की बात नहीं किया था। तम पर चरक संहिता में चर्चा की गई थी, और तम को विशेष रूप से भाव और अभाव के कंसेप्ट में तम को नहीं माना गया था, क्योंकि तम तेज के, अगर तेज है, तेज माने अग्नि, अगर अग्नि है तो अग्नि के तेज के अभाव में तम दिखता नहीं है। तो इसलिए वो भाव और अभाव के कंसेप्ट में तम पर चर्चा हुई, लेकिन तम को माना नहीं गया था। लेकिन आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में तम को भी मान लिया गया। तो हमारे 10 द्रव्य हो गए। तो खादिन्यात्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। फिर कहा जो इंद्रिय है वही चेतन द्रव्य है। अब इन्होंने कह दिया कि जिसमें इंद्रियां हैं वही द्रव्य चेतन है। तो अब चेतन और अचेतन 2 के कंसेप्ट में ला दिया इन द्रव्यों को, और इन द्रव्यों को कहा। तो यानी हम पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तो पंच महाभूत हैं, लेकिन शेष जो 4 हैं 5, उनको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। और सेंद्रियम चेतनम, अगर सेंद्रिय है मतलब इंद्रिय सहित है तो वो चेतन है। और निरिंद्रिय, निह प्लस इंद्रिय, निरिंद्रिय माने सेंद्रियम माने सा प्लस इंद्रियम, सा माने सहित, इंद्रिय सहित, चेतनम अगर इंद्रिय है तो चेतन है, अगर नहीं इंद्रिय है मतलब इंद्रिय नहीं है तो वो अचेतन है। ये कंसेप्ट उन्होंने कर दिया। अब देखिए क्या है, क्यों कहा गया। मान लीजिए अगर कोई इंद्रियां हैं, जैसे एग्जाम आगे इसको बता रहा हूं कि क्यों आप माने, इंद्रियां हों लेकिन आत्मा का होना आवश्यक है।
तभी चेतन तभी कहा जाएगा जब चेतना होगी। चेतना माने आत्मा। क्यों? एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वृक्षों में, बहुत से वृक्षों में ऐसी चीजें होती हैं जिनसे लगता है कि उनके पास चक्षु इंद्रिय भी है। हम लोग कभी आंख नहीं कहेंगे आयुर्वेद में, हम उसको बोलेंगे चक्षुरिंद्रिय। क्यों? चक्षु के साथ इंद्रिय होगी तभी तो देख पाएंगे, तो चक्षु इंद्रिय। तो वैसे ही उन्होंने, हम वृक्षों में, बहुत से वृक्षों में होता है कि इंद्रियां होती हैं, यानी वो देख सकते हैं, लेकिन चेतना नहीं होती। तो अगर इंद्रिय हैं तो यहां तो कहा गया कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आई कभी आगे करके, तो उन्होंने कहा कि सेंद्रियम तो है, सेंद्रिय होने के बावजूद आपको चेतना होनी पड़ेगी, यानी आत्मा होनी पड़ेगी। अगर ये आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, तो हम जो मनुष्य वाले श्रेणी में है उसमें नहीं आ पाएंगे। वृक्षों में सेंद्रिय हो सकता है, वृक्ष सेंद्रिय हो सकते हैं। जैसे बहुत से फूल तभी फल लगते हैं जब किसी पर्टिकुलर गंध से आकर्षित होते हैं। सूरजमुखी का फूल सूर्य की जो दिशा है उससे अपना बदलता है सवेरे से लेकर शाम तक, तो यानी इंद्रियां तो हैं। तो इंद्रियां होने के बावजूद जब तक चेतना नहीं होगी तब तक वो द्रव्य सेंद्रिय, चेतन नहीं कहा जाएगा, और अचेतन कहा जाएगा जिसमें इंद्रियां नहीं होगी। अब यहीं पर आगे बता दूं कि सेंद्रियम और जो अचेतन आगे चल के कहीं आगे इसी में कहीं आगे दिया हुआ है, लेकिन आप यहीं पर जान लेंगे तो आपको अधिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अभी थोड़ा बताते हैं, आगे बता देंगे भी। अब इन आकाश के जो गुणों की बात थी, तो उन्होंने कहा कि तेषाम, देखिए तेषाम एक गुण है पूर्वो अगुण वृद्धि परे परे, और पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणिश स्मृतः। इन्होंने कहा कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हें तो गुण कहा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें से एक गुण वाला कौन है? शब्द। तो जो शब्द है वो आकाश, एक गुण वाला जो है वो कौन सा? आकाश है। तो यानी हमारे यहाँ पहले बार डिफाइन कर दिया गया कि आकाश पहला तत्व है, पहला द्रव्य है, या पहला महाभूत है, और उसका गुण शब्द है। तेषाम एक गुण है पूर्वो और गुण वृद्धि परे परे, अगला जो है उसमें एक गुण वृद्धि हो रही है। यानी वायु में आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण जो स्पर्श है, दोनों शामिल है। गुण वृद्धि, गुण की वृद्धि है, परे परे माने आगे जो आएंगे, परे परे में गुण वृद्धि हो रही है। और पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणिश स्मृतः, जो पूर्व का है, वो पूर्व का जो गुण है वो अगले वाले गुण में शामिल हो रहा है। और इस प्रकार हम पूरे गंध में, यानी हम पृथ्वी में जब बात करेंगे तो पृथ्वी में, महाभूत में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। इसीलिए कभी कभी हमको प्रोटोकॉल में ये आवश्यकता पड़ जाएगी कि हम 0 और 5 को दोनों को टोन कर देंगे। अगर 0 और 5 को दोनों को टोन करते हैं तो यानी हम उसको ये मान लेते हैं कि 0 माने सृष्टि, यानी हमने सृष्टि शुरू किया, और 5वां शब्द स्पर्श रूप रस गंध को शामिल करते हुए पृथ्वी कर दिया, तो हमने एक पूरे महाभूत की या एक पूरे तत्व की रचना कर दिया। तो ये कभी कभी आपको, अभी चाहे देखिए, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में हो चाहे थर्ड में, ये आपको प्रोटोकॉल कहीं समझ में आएगा कि 0 5 टोन, तो वहां आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, वहां समझ जाइएगा कि सृष्टि तो थी ही 0 में, लेकिन 5वें में ऐड करने से हमको शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, रूप भी आ गया, रस भी आ गया और गंध हुआ, यानी हम पूरे का पूरे एक शरीर की रचना हो गई। क्लियर? यहां तक हम लोग आगे आते हैं। तो ये पंच तन मात्राएं हमने बता दिया, इनके उन पर है। अब महाभूतों का एक गौरव क्रम हुआ, तो गौरव क्रम माने हुआ कि आकाश पहले, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी, यही गौरव क्रम माने चढ़ता हुआ क्रम था। तो आकाश माने आकाश का जो है वायु में, आकाश और वायु दोनों के वायु में है, और आकाश वायु अग्नि के तीनों के गुण अग्नि में है, और आकाश वायु अग्नि जल चारों के गुण जल में है, और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 के गुण पृथ्वी में है। अब लाघव क्रम माने उतरता हुआ क्रम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये वर्चुअली
ये क्या है मैं बता दूं आपको, लाघव क्रम दार्शनिक विचारों के, जहां दार्शनिक बात होती है वहां लाघव क्रम का उपयोग किया है, दार्शनिकों ने लाघव क्रम का किया है। ठीक है, छित जल पावक गगन समीरा, तो छित से शुरुआत हो रही है तो ये उसके रूप में कहा गया है, तो ये दार्शनिकों का विचार है। लेकिन हमारे जो चिकित्सा के लिए विचार है वो हमारा महाभूतों का गौरव क्रम है, हम लोग आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसी से। तो सबसे पहले आकाश पैदा हुआ, शब्द से आकाश हुआ, फिर वायु हुई, फिर उसमें अग्नि हुई, सब मिलते चले गए, ये हमारा है। चाइनीज में ऐसा कंसेप्ट नहीं था, चाइनीज में पहला तत्व कोई नहीं था, ये नहीं कह सकते थे कि हम काष्ठ पहला तत्व है, यानी हमारे यहाँ तय है कि आकाश पहला तत्व है। अगर आकाश नहीं होगा तो वायु नहीं होगी, अगर शब्द नहीं होगा तो रूप नहीं हो, शब्द स्पर्श नहीं होगा, ये हमारे गौरव क्रम के। ठीक है, तो ये हम इस रूप में, तो वहां पर अपने है कि आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। ठीक, तो ये इस तरह रूप में हमको समझना है। अब उन्होंने इसको पढ़ लीजिएगा आप कि ब्रह्मांड में हर वस्तु पंच महाभौतिक, परमाणु भी हमारा जो है पंच भौतिक है। तो पांच भौतिक वही सब, आकाश वायु अग्नि जल। आकाश माने स्पेस, तो अगर परमाणु की बात करेंगे तो स्पेस तो है ही है। फिर हम कहेंगे वायु, तो वायु में हमने क्या सुना था, अभी हम लोगों ने देखा था वायु में गतिशीलता है। तो हम लोगों ने अभी बताया था, कल तिवारी जी बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो चक्कर लगाने का गति है ना, तो वायु तो है ही है, तभी तो गति है, वायु में ही गति है, तो वायु की वजह से गति लगा रहा है। तो आकाश वायु अग्नि है, अग्नि तो हमने कहा कि परमाणु बम में अगर कहीं मार दिया जाए तो अग्नि कितनी पैदा होती है, यानी अग्नि तो इनहेरेंट है उसके अंदर। तो आकाश वायु अग्नि। फिर जल, जल का एक आगे हम लोग पढ़ेंगे, जल का एक गुण बांधने का गुण है, यानी उस एक दूसरे को बांधने का है। तो अगर जल ना होता तो कैसे परमाणु अपनी जगह स्थिर रहता, कैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटते हुए बांधे रखता, कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों बंधे रहते, यह उसी गुण के कारण है, जल के बंध कर्म के कारण है, और ये उसी की वजह से। फिर पृथ्वी, पृथ्वी माने क्या हुआ, पृथ्वी माने उसमें कोई वजन, कोई ठोसपन है, तो ठोसपन है, उसमें भार भी है, उसमें पृथ्वी परमाणु में, परमाणु भार कहा जाता है, परमाणु में भार है, तो इसलिए वो सब सारे गुणों को समाहित कर रही है, इसलिए परमाणु को पंच महाभौतिक कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग पृथ्वी के जो पृथ्वी के मेन गुण है वो खरत्व है। खरत्व क्या, खुरदुरा, आपने देखा होगा, कर्कश होगा, रूखा होगा, कठोरता होगी, ये पृथ्वी के गुण हो गए। जल का गुण द्रवत्व हो गया, द्रवत्व माने द्रव की तरह होगा, और उसमें मतलब शीतलता हुई। और अग्नि का हुआ चलत्व हुआ, चलने वाला हुआ। वो अनिल माने अनल नहीं, अनिल में वायु, वायु का जो गुण हुआ वो अस्थिरता हुई, चलत्व। और जो अनल है माने अग्नि है, उसका जो उष्णता हुई, और आकाश में अप्रतिघात हो गया। ठीक, तो त्वचा, इसीलिए स्पर्श का त्वचा से त्वचा को स्पर्श करेंगे तो देखिए, त्वचा एक ऐसी, आगे पढ़ेंगे आप लोग, आयुर्वेद मॉडर्न साइंस में भी कहा गया है कि त्वचा सबसे डिफरेंट है। उसको जनरल कहा गया है, उसमें पेन स्पर्श सबका होता है, तो सबसे अधिक ग्रहणशील करने वाली है। अब एक दार्शनिक विचार ये है कि जिस इंद्री से आपको देखने की इंद्री का, अगर जैसे चक्षु इंद्री है, अगर इस इंद्री से आपको देखने का भाव होता है, तो जो वस्तु दिख रही है अगर वो न दिखे तो भी अभाव भी तो है। तो जिससे भाव उत्पन्न होता है उससे अभाव भी है। इसको थोड़ा समझ लीजिए बस एक सेकंड। हमने, किसी ने स्पर्श किया आपको, तो स्पर्श का आपको भाव हुआ, भाव माने स्पर्श का भाव उत्पन्न हुआ कि किसी ने स्पर्श किया है। तो अगर कोई स्पर्श नहीं कर रहा है तो भी तो आपको मालूम हो जा रहा है कि कोई स्पर्श नहीं कर रहा है।
तो इसलिए ये भाव है स्पर्श और ये अभाव है। तो भाव और अभाव दोनों की उत्पत्ति इसी स्पर्श से हो रही है। ऐसे आंखों से जो चीज दिखाई पड़ी वो तो हमने देख लिया, अगर वो वस्तु न हटा दी जाए तो हमको वो वस्तु नहीं दिखेगी, तो ये अभाव हो गया। तो भाव और अभाव दोनों उसी इंद्रिय से तय होते हैं। कान जो सुनाई पड़ रहा है वो भी कान सुन रहा है, लेकिन अगर शांति हो तो भी कान को मालूम पड़ता है कि शांति है, यानी कोलाहल है तो भी कान सुनेगा, और अगर शांति है तो भी कान सुनेगा, तो भी तो कहेगा कि कोलाहल नहीं है। यानी भाव और अभाव दोनों की सृष्टि करने के लिए हमारी इंद्रियां हैं। ठीक, अब कैसे ज्ञान प्राप्त होता है ये बता दूं, ये इसमें नहीं है लेकिन बता दें आपको। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है सबसे पहले बाहरी इंद्रियां क्या है, हमारी ज्ञान इंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ वाली हैं, यही तो ज्ञान इंद्रियां है, इन्हीं के संबंध में ज्ञान इंद्रियां है। कान है तो सबको बोल दीजिए, जो हम बोलते हैं कान को तो कर्णेंद्रिय, हमारे यहाँ इंद्रियां लगाना पड़ेगा आपको। जैसे आप मॉडर्न साइंस में भी आप पढ़िएगा तो जो 3rd सेमेस्टर वाले हैं वहां से पढ़ने में आता है कि हमारे ये ऑप्टिक नर्व है, ऑक्लोमोटर नर्व है। ये नर्व का जो है, अगर नर्व उसमें न जुड़े तो आप देख तो ना पाएंगे, तो हमारे केवल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, कान केवल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। अगर कान का संबंध किसी क्रेनियल नर्व से ना हो तो ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो चरक संहिता में कहा गया था कर्णेंद्रिय, तो वो जो कर्णेंद्रिय कंसेप्ट वो आया मॉडर्न साइंस में ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपने शब्द में कह दिया, डिफाइन कर दिया कि क्रेनियल नर्व है। लेकिन अगर केवल कान होते तो क्या सुनाई पड़ता? नहीं सुनाई पड़ता। कान से कोई क्रेनियल नर्व जानी होगी, उसको उन्होंने कर्णेंद्रिय कहा था। तो अब आयुर्वेद की भाषा में क्या कहिए कि बाहरी इंद्रियां हैं। ये बाहरी इंद्रियां कौन है? जो शब्द स्पर्श रूप इनका ज्ञान कराती हैं। फिर अंदर क्या है? मन को हम लोग अंतःकरण बोलते हैं। कर्ण, इंद्रियों को कर्ण भी कहा जाता है। तो अंतःकरण माने होता है, अंतःकरण अंतः माने अंदर और करण माने इंद्रियां। इसको हम लोग अगर और शब्दों में बोले तो आभ्यंतर माने अभियंतर मान, जो आपके अंतर में है, जो आपके अंदर है, वो उसको इंद्रिय कहा गया है। तो अंतःकरण भी इसी को कहा गया है। जब कहते हैं कहीं अंतःकरण में हमारी ये ध्वनि आई तो हम अंतःकरण मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां हैं और मन को अंतःकरण कहा गया, तो मन अंदर है। तो एक इंद्रियां हुई, कौन पार्टिसिपेट करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। मन, बाहरी इंद्रियां क्या होती है? वो बताती हैं कि हमने हाथी देखा, वो कहते हैं हमने सूर्य को देखा, वो हमने चंद्रमा को देखा, या हमने ये कोलाहल सुना। ये सब इंद्रियां बताती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। ये किसको कम्युनिकेट करती है? मन को। जब कभी, और ध्यान दीजिए, जब कभी आत्मा की बात कर देंगे, हमेशा आयुर्वेद में जब कभी आत्मा की बात करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि मन उसके साथ जुड़ा हुआ है। मन के बिना आत्मा एक कदम नहीं चलता। जो आत्मा है वो बिना मन के चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको काम कराना है मन से। तो इसलिए कभी जब भी अब शरीर में प्रवेश करेगा आत्मा तो उसके साथ मन अवश्य होगा। जैसे उदाहरण लीजिए कि अगर कोई अध्यक्ष हो तो उसके ऑफिस का काम तब तक नहीं चल सकता जब तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी न हो, क्योंकि काम तो उसी से कराना है। वो कहेगा कि ये काम कराओ। तो वैसे ही मन के साथ, तो जब आत्मा, तो मन युक्त आत्मा हमेशा कही जाएगी, और आत्मा, मन को भी कहेंगे आत्मा युक्त मन, मतलब आत्मा के साथ मन होगा तो उसका कर्म। तो अब क्या हुआ? बाहरी इंद्रियों ने एक मैसेज दिया, किसको? मन को। तो मन ने क्या किया? मन ने देखा कि मैंने ये पहली बार देखा। तो मन के अंदर पहला तत्व उत्पन्न होता है अहंकार। बस ये क्रम याद रखिएगा। देखिए आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ, अहंकार तत्व पैदा होगा। अहंकार तत्व पैदा होगा तो वो मन को ये बताएगा, या मन ये सोचेगा उस अहंकार तत्व के माध्यम से कि इस चीज को देखने वाला मैं सबसे प्रथम व्यक्ति हूं।
मैं ही सबसे पहले इसको देख रहा हूं। उसी तरह कोई आपने आवाज सुनी तो भी कर्णेंद्रिय जब बताएंगी मन को तो कहेगा ये आवाज मैंने पहली बार सुनी, मैं इसका ज्ञाता, इसका स्वामी, इसको जानने वाला, इसका ज्ञाता मैं पहली। ये अहंकार तत्व है। अब मन के अपने अनेक कर्म हैं, तो इसको जो हम लोग ये वाला बोलते हैं, इसको हम लोग आलोचन ज्ञान कह सकते हैं। आलोचन माने देखना, देखने वाला ज्ञान, जैसे दृष्टि वाला है तो आलोचन ज्ञान। तो कोई भी आलोचन माने किसी रूप में, आलोचन माने विभेद करना भी होता है। तो आलोचन ज्ञान, ये पहली बार आलोचन ज्ञान पैदा हुआ। फिर मन का एक और वो है गुण है संकल्प। तो मन अपने संकल्पनात्मक कर्म द्वारा, जो संकल्प वाला जुड़ा हुआ उससे कर्म है, उस कर्म के द्वारा बुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो बुद्धि बताती है कि नहीं, इस चीज को देखने वाला, इस चीज को करने वाला, इस चीज को सुनने वाला पहले ज्ञाता तुम नहीं हो, पहले कर्ता तुम नहीं हो, इसके कर्ता इसके पहले और भी हो चुके हैं। तो जैसे ही बुद्धि पैदा होती है वैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इसको सविकल्पक ज्ञान बोलते हैं, लेकिन आप ज्ञान इसी को समझ लीजिए, ये दृष्टि सांसारिक लोगों के लिए है। ये सांसारिक लोगों के लिए, जैसे हमने हाथी देखा तो हमने देख लिया कि ये हमारा हाथी है या ये हमारी दुनिया, ये हमारे है, तो ये हमारा, इसको हम लोग सांसारिक ज्ञान की हम श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि दार्शनिक ज्ञान इसके बियॉन्ड है। दार्शनिक ज्ञान में कोई आवश्यक नहीं कि ये ज्ञान ही हो, इसके अलावा कोई ज्ञान ऐसा हो सकता है जो, जैसे कहा कि भाई जिसको हम देख सकते हैं वह तो है, इसके अलावा भी तो कोई जाना जा सकता है। तो वैसे ही ये वाला है। तो आत्मा, अब मन से जाना, तो मन से हुआ कौन सा, पहला अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि के बाद जो उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसको हम लोग सही ज्ञान कह सकते हैं। हम लोग अपनी भाषा में उसको, सांसारिक भाषा में हम लोग उसको ज्ञान कह सकते हैं। ठीक। तो ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसे प्रलय होता है। जैसे प्रलय होगा तो ये क्या होगा, आपका प्रलय जब होगा तो इंद्रियां, और आपकी इंद्रियां हमारी कौन है, यही कर्णेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्श वाली इंद्री, सुनने वाली है चक्षुरेंद्रिय। तो ये जितनी इंद्रियां, 5 इंद्रियां होंगी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के हिसाब से जो 5 इंद्रियां होंगी, और उनकी तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब आपका पंच महाभूतों में, क्योंकि तब जब प्रलय काल होता है, यानी जीवन नहीं रहता, तब ये सारी इंद्रियां कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, महाभूतों में, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में। क्योंकि तब उसमें से सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न कुछ होता। ये पंच महाभूतों में समाहित होती है, और पंच महाभूत अहंकार तत्व में समाहित होता है, और अहंकार तत्व बुद्धि तत्व में समाहित होता है, और बुद्धि तत्व तब चली जाती है और वो प्रकृति में लीन हो जाती है। इस तरह षष्ठकम पूरा होता है कि पहले सारी आपका जो इंद्रियां हैं और आपकी तन्मात्राएं हैं वो सब महाभूतों में, और पंच महाभूत अहंकार में, और अहंकार से बुद्धि में, और बुद्धि से मूल प्रकृति में सब समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार प्रलय यानी जीवन का अवशेष होता है। जब जीवन नष्ट होता है तो ऐसे होता है। तो अब हम लोग द्रव्य जो मैं बताना चाह रहा था, यहाँ आपको कहा था चेतन और चेतन, यहीं पर आप सुन लीजिए, क्योंकि चैप्टर में, अगले चैप्टर में या इसी चैप्टर में कहीं दिया हुआ है चेतन द्रव्य क्या है, अचेतन क्या है, तो यही बता देता हूं। ये आपको आएगा कि चेतन द्रव्य कौन है, अचेतन, ये क्वेश्चन में आता है बढ़िया। ये अब ये उन्होंने कहा कि सेंद्रियम चेतनम। अब उसकी बात सुन लीजिए, एक होता है कारण और एक होता है कार्य, है ना। ये साइंटिफिक विचार है, ऐसा मत सोचिए कि दार्शनिक नहीं है, साइंटिफिक विचार है। एक कारण माने, कारण क्या है, जो किसी कार्य को करवाता है वह कारण है, और जो कार्य होता है वह कार्य है।
जैसे अगर मैं कहूं कि मैं चलता हूं, तो चलने वाला काम कोई शरीर कर रहा है, तो ये कारण है। और कर्म जो चलने का कर्म है वो कर्म है, वो कार्य है। मैंने पत्थर उठाया, तो ये जो मैं हूं, जो मेरा शरीर है, ये कारण है। और कार्य क्या है? जो मैंने पत्थर उठाया। और उदाहरण दे दूं, अंडे से चूजा निकला, तो अंडा कारण है, चूजा कार्य है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इस पे आगे चले, ये सब लोग बता दीजिए। और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आ गया सर। कारण और कार्य है ना। अंडा कारण है, जिसकी वजह से कोई कार्य हो रहा, और कार्य क्या है? जो रिजल्ट है। यानी जो रिजल्ट हुआ वो कार्य है, और जो कारण है मूल है। ठीक है, जो हम लोग चाइनीज में पढ़ते हैं, रूट एंड फ्रूट। रूट माने कारण और फ्रूट माने कार्य। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। वहां भी हम लोगों ने देखा रूट एंड फ्रूट का सिद्धांत। तो कारण हमारे, अब कारण द्रव्य समझ लीजिए कौन है? आकाश, वायु। इन्हीं से हमने कहा ना कि पंच महाभूतों से ही समस्त प्रकृति उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो पंच महाभूत कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 है। तो इन पंच महाभूतों को हम लोग क्या कहा? ये कारण द्रव्य है। अब कार्य द्रव्य क्या है? इन्होंने कहा, क्या कहा? चेतन द्रव्य और निह इंद्रिय चेतन, अचेतन। म चेतन माने इंद्रियम, निह इंद्रियम, अचेतनम। यहाँ चेतनम कहा और यहाँ अचेतनम कह दिया। माँ के साथ जो हलंत लगा हुआ है, तो हलंत लगा हुआ होता तो अचेतन कह देते, और हलंत को हटा दिया तो इसको मचेतन कह दिया। ठीक, तो इसलिए अचेतन है। यहाँ पर अचेतन पढ़िए, निह इंद्रियम अचेतनम। क्लियर? तो यानी अचेतन और चेतन की बात कर रहे हैं। तो ये कार्य द्रव्य क्या हुए? कारण तो हुए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और चेतन, एक चेतन द्रव्य हो गया और एक अचेतन हो गया। अब अचेतन कौन कौन हुआ पहले समझ लीजिए। अचेतन क्या हुआ? या तो वो प्रकृति से है, यानी प्राकृत है, और या कृत्रिम है। अगर प्रकृति से कोई चीज बनी हुई पत्थर है, आपने एक पत्थर है, तो वो प्रकृति क्या है? तो वो उसमें तो अचेतन है, वो उसमें तो आत्मा नहीं, ना इंद्रिय है, तो वो अचेतन कहा गया। और अगर कोई आप उसी पत्थर को तराश करके कोई मूर्ति बना दे, कोई वैसे बना दे, कोई वस्तु बना दे, तो भी तो वो कृत्रिम होगी, लेकिन वो भी अचेतन होगी। तो ये अचेतन का तो इस तरह हो गया, वो कृत्रिम है और या प्राकृत है या कृत्रिम है। या प्राकृत माने प्रकृति से है, और कृत्रिम माने बनावटी है, जिसको आपने बनाया है। ठीक, अब और उनकी बात, अब आप चेतन द्रव्य की बात करें, तो चेतन द्रव्य में एक होगा अंतः चेतन, जो अंतः चेतन है। अंतः माने जो अंदर से चेतन है लेकिन बाहर नहीं है। और एक होगा बहिरंतः चेतन, जो बाहर से भी है और अंदर से भी चेतन है। दो कैटेगरी हो गई। क्या? जो बाहर से चेतन है वो भी, और जो अंदर से चेतन है वो भी। यानी एक हुए बाहर और अंदर दोनों में चेतन है, और एक अंतः में चेतन है। अब अंतः चेतन वाले समझ लीजिए कौन से है। अंतः चेतन वो है, जैसे प्रकृति में वनस्पतियां वगैरह है तो उनपे है। तो अंतः चेतन में क्या है? अब देखिए नॉमेनक्लेचर, जैसे हमने वहां कहा था कि वहां त्रिसूत्र में औषध सूत्र है, औषधि नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। वहां पर हमेशा आयुर्वेद में बोलते औषध है, औषधि नहीं है। अब देखिएगा अंतर, जो 4 अंतः चेतन, अंतः माने अंदर से जो चेतन है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ते, उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला है वानस्पत्य, वनस्पति नहीं, वानस्पत्य शब्द है, वानस्पत्य। वो क्या है? पहले इसमें वानस्पत्य में क्या होता है? इसमें पहले फूल फिर फल, तो ये वानस्पत्य होगा। ठीक है, ठीक है। वानस्पत्य में होगा, क्या होगा? पहले फूल आएंगे फिर फल आएंगे। कैसे? आम है, आप इसमें जो है आम आएगा,
तो ये केला होगा। इन सब में पहले फूल आ जाता है, तो फूल पहले आया फिर फल आ गया, तो ये वानस्पत्य कहलाते हैं। दूसरा एक हम लोग बहुत यूज करते हैं वनस्पति। तो वनस्पति में फूल आता ही नहीं, सीधे फल आता है। ठीक है, वनस्पति में फूल नहीं आता, केवल फल आता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, गूलर के फूल कहते हैं ना, तो गूलर पे फूल आता ही नहीं, कहते हैं गूलर के फूल हैं, यानी कभी आना नहीं है। तो गूलर में फूल नहीं आता, सीधे फल आता है, तो इनको वनस्पति कहते हैं। ऐसे जितने भी होंगे जिसमें फूल नहीं आएगा फल आएगा, उनको वनस्पति कहेंगे। और वानस्पत्य उनको कहेंगे जिसमें पहले फूल आएगा फिर फल आएगा। तीसरा होगा औषधि। औषधि, अब धा में छोटी की मात्रा लगा लीजिए। तो ये औषधि क्या होगी? जो चीज डेवलप हुई है, जब उसका विनाश हो जाएगा तभी उसको जो है, तभी वो आपका जैसे पकने लगेगा तो विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे हम लोग देखते होंगे, हम कहते हैं कि गेहूं की फसल पक गई। तो पक गई माने पहले पकी माने वो जो पहले ओरिजिनली थी वो नष्ट हो गई, उसका कलर चेंज हो गया, हर जगह पीली हो गई, पक गई। अब पक जाने के बाद यानी उनका विनाश हो गया और तब वो दूसरे रूप में परिवर्तित हुई, ऐसे को कहते हैं औषधि। और चौथा जो कहा जाएगा विरुद्ध, जिसमें लता बितान एक होता है ना, लता बितान होता है, केवल लताएं फैली होती हैं। आप चढ़ा दीजिए तरोई, ये सब चीजें जितनी होती हैं वो आप चढ़ा दीजिए तो चढ़ती जाएंगी। सर औषधि का क्लियर नहीं हुआ सर। औषधि माने हुआ जो अपना ओरिजिनल जब एग्जिस्ट हो रहे हैं उसका अपने नष्ट हो जाए। नष्ट कैसे हो जाए? पक जाए। जैसे हम कहते हैं ना गेहूं पक गया, तो गेहूं पकना माने क्या हुआ? गेहूं के कलर पहले आपने देखा जो बाल होती है तो ग्रीन होती है, सारी ग्रीन होती है, अंत में जब पकने लगती हैं तो उसमें उनका रंग बदल जाता है। पक जाती मतलब वो मोर और लेस परिपक्व हो जाती है, इसको पकना भी बोलते हैं। तो वो कलर चेंज कर देती है। तो जो पक जाती हैं, पकने के बाद जो है वो वनस्पति वो कहलाती है औषधि। ठीक, जैसे गेहूं है, आप देखिए जितनी आप उस तरह खाने वाली चीजें हैं वो पहले पकती है तब उसके बाद खाने के योग्य होती है। क्लियर? तो यहाँ मेडिसिन से नहीं लिया सर औषधि? नहीं, हम वो ऐसा ना, हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, औषधि वाले पे बात नहीं। हम औषधि जिनको शब्द बोलते हैं वो ये है, औषधि का ये अर्थ है। औषधि हम लोगों ने वहां औषधि कहा है, यानी उसमें कई चीजें शामिल होंगी, केवल औषधि नहीं होगी, उसमें वनस्पति भी होगी, वानस्पत्य भी होगा, औषधि भी होगी, विरुद्ध भी होगा। जहां कहीं यूज करना है वहां आप हम लोग औषध बोलते हैं। तो जो औषध है, औषध ज्ञान माने जो क्या यूज करना है, तो उसमें औषधि भी होगी, वनस्पति भी होगी, वानस्पत्य भी होगा, विरुद्ध भी होगा। आप कोई पत्ती भी तो तोड़ के पीसते हैं, तो वो लता बितान वाली पत्ती है तो वो विरुद्ध होगी, है ना। लेकिन उसको जनरल लोग कह देते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है उसके हिसाब से जो नॉमेनक्लेचर है वो इस रूप में है। हम लोग कॉमन पार्लेंस में क्या कहते हैं इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। हम तो आपको वो बता रहे हैं जो वस्तु वर्चुअली जिनका शब्दों का जो अर्थ है। ठीक, क्लियर? आगे चले? हाँ सर, चौथा। हाँ ओके सर। विरुद्ध माने लता बितान जो है, जो लता बितान फैले होते हैं, ये अधिकांशतः आप देखिए दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। लता बितान है, गिलोय है, तरोई वगैरह है, सब चढ़ जाती है एक दूसरे ऊपर, तो ऐसे जो होते हैं वो लता बितान वाले ये कहलाते हैं। ये है वो अंतः चेतन, ये अंदर से चेतन है लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ते। ठीक, अब एक श्रेणी आ गई, अंतिम श्रेणी बहिरंत चेतन, जो बाहर से भी चेतन है और अंदर से भी चेतन है। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें हम लोग आते हैं, इसमें आते हैं पहले पिंडज कहलाते हैं, जो पिंड से
जो सीधे सीधे पिंड के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक, जो पीछे 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 पिंड के रूप, पिंड माने जैसे हमने कहा था ना ब्रह्मांड और पिंड वाला, पुरुष जिसको कहा था हम लोगों ने, तो वही इसको ब्रह्मांड और पिंड कहा गया था। तो पिंड के रूप में जन्म लेते हैं, सीधे सीधे हम लोग जन्म लेते हैं। तो ये जो मानव या इस तरह के जितने भी लोग हैं, वो जैसे पशु में भी होता है, तो जो गर्भ में रहने के बाद जन्म लेते हैं पिंड के रूप में, वो कहलाते हैं पिंडज। दूसरा क्या है, अंडज, जो जन्म लेते हैं अंडों के रूप में और फिर अंडों से प्रकट होते हैं, तो ये अंडज हो गए। तीसरा हो गया स्वेदज, बहुत से आपके बैक्टीरिया स्वेद से पैदा होते हैं, इसीलिए कहते हैं नहाइए धोइए, स्वेद से पैदा होते हैं, तो उनको स्वेदज कहा जाता है। और चौथा कहा जाता है उद्भिज, जो जल से या थल से नीचे फोड़ करके निकलते हैं। बहुत से ऐसे कीट वगैरह हैं जो जल फोड़ कर निकलते हैं, तो इनको कहा जाता है उद्भिज। तो 4 कैटेगरी हैं, पिंडज, दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज और चौथा उद्भिज, जो फोड़ करके जल से फोड़ करके या पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं। तो इसलिए ये आगे है, इसलिए आपको बता दिया। हम लोग आगे चलें, अभी बहुत अधिक बाकी है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा कठिन है नहीं सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर की बात है, थोड़ा सा लगता होगा ना कि नहीं सर, आ रहा, आप बहुत अच्छे से बता रहे सर, क्लियर हो रहा है। हाँ, अब हम लोगों ने कहा था कि इस ज्ञान को पहले कहा था, अब यहाँ पे देखिए ये त्रिसूत्र जो हम लोग कंसेप्ट है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम। ध्यान देखिए, औषध देखिए, औषध नहीं लिखा है, देखिए सरदा जी वो औषध लिखा है ना। जी सर, जी सर। हाँ, औषध हमेशा बोलिएगा, इसको औषधि मत बोलिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जब बोले शब्दों को, तो शब्दों की अपनी एक भूमिका होती है। हम औषध बोले, बहुत से लोग औषध बोल देते हैं वहां पर, औषध बोलना, ठीक है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम संस्था तो परिणाम, इसका अर्थ नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, हेतु सूत्रों में बताना है, हेतु सूत्र। अब देखिए, अब अच्छा अगर कहा जाए तो हमारे कष्ट का कारण क्या है? कष्ट माने बीमारी। हमने कहा था ना कि अगर आपका सुख आयु नहीं है तो दुख आयु होगी, अगर दुख आयु है इसका अर्थ है बीमारी। तो अगर बीमारी की हम बात करें कि बीमारी के कारण क्या है, तो हम अगर उनकी विवेचना की जाए तो उसमें अब ये अभी उसको रख दीजिए, मैं बता रहा हूं कि क्या होगा। एक तो समय, काल, और काल क्यों, दूसरा क्या है बुद्धि। मेन बात कर रहा हूं, बाद में फिर उसको डिफाइन कर देंगे। मेन काम क्या है, वेदनाओं का पूरा कारण यही सब है। एक तो काल कारण है, दूसरा इंद्रियों का असाथ में कोहेजेंस न होना। इंद्रियों के अर्थ माने इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रिय के अर्थ माने इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय कौन कौन से हैं? वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं के साथ असाथ में इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा ये कारण है। और तीसरा कारण बुद्धि है। तो देखिए, काल है पहला कारण, दूसरा कारण बुद्धि है, और तीसरा कारण असाथ में इंद्रियार्थ संयोग है। यानी इंद्रियों का एक साथ अपने एक दूसरे के साथ अनुकूल रूप से मन का और इंद्रियों का संयोग न हो। ठीक, मन हमने कहा था ना, मन ही तो ज्ञान कराता है, तो पहले इन इंद्रियों से सूचना पहुंचती मन को। तो अगर ये मन और इंद्रियों के बीच में और विषयों के बीच में एक बढ़िया तालमेल नहीं है, तो ये इसको असात में कहेंगे। मतलब असात माने साथ में न होना, साथ माने अनुकूल और एक समभाव न होना। क्लियर? यहां तक क्लियर हो कि नहीं? अभी इसको डिफाइन करना। काल माने समय, दूसरा असात में इंद्रियात संयोग, और तीसरा मैंने कहा बुद्धि। अब चूंकि देखिए आयुर्वेद के हिसाब से, अब चूंकि बुद्धि ही कर्म कराती है, बुद्धि पैदा हुई और बुद्धि मन के अंदर है, तो बुद्धि पैदा हुई, बुद्धि
ने किसी ने आपसे सहायता मांगी तो बुद्धि ने कहा कि हमको इसकी सहायता करनी चाहिए, तो ये हमारा जब सहायता करने काम होगा तो कर्म होगा। क्लियर? तो बुद्धि के रूप में कर्म, हेतु सूत्र में जो कहा गया है वो कारण ओरिजिनल यही है, काल, बुद्धि और असात्म इंद्रियार्थ संयोग, यही कारण है। लेकिन चूंकि बुद्धि से कर्म की उत्पत्ति होती है इसलिए कर्म को कहा गया हेतु सूत्र में। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हुआ। कर्म को हमने बुद्धि के रूप में कहा और बुद्धि से कहा कि बुद्धि ही कर्म कराती है, इसलिए बुद्धि के रूप में तीनों का, काल और बुद्धि और असात्म इंद्रिय संयोग, यही कारण है। और इसलिए हेतु सूत्र में हम लोगों ने कारण दिया, बाद में जो लिया गया वही मतलब चरक संहिता में मिली गई, वो काल, असात्म इंद्रिय संयोग और कर्म, क्योंकि बुद्धि कर्म कराती है। क्लियर? ये हेतु माने कारण। क्या कारण है? कोई कहेगा हमको बुखार हो गया है, तो बुखार हो गया है तो बुखार का कोई कारण होगा, चाहे ठंडक से नहा लिया या ठंडी हवा में चला गया या गर्मी में चला गया तो ये बुखार हुआ। तो ये कारण जो है हमको देखना कि कौन सा हम कहाँ देखते हैं, द्रव्य गुण कर्म। आगे पढ़ेंगे, पढ़े तो पढ़ चुके हम लोग, द्रव्य गुण कर्म। तो द्रव्य था, गुण था और कर्म था, इन सब की बात कही कर रहा है। वो कह रहा है बुखार आ गया, तो बुखार आने को कहा ना कि बुखार आया माने टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो बता रहा है कि हमको, पहली बात बता रहा है कि पहला कौन सा द्रव्य प्रभावित हुआ, बोलिए। वो उसने किस द्रव्य की बात कही? अग्नि। अग्नि। गुड, अग्नि की बात कही कि हमारा अग्नि बढ़ गई है। ठीक है, अब कैसे बढ़ी ये कारण अलग चीज है, तो यानी अग्नि तत्व की बात कर रहा है। उसने कहा कि हमको एसिडिटी हो रही है, तो खुद ही कह रहा है कि एसिडिटी हो रही है। तो उसने द्रव्य की बात कही ना, वो द्रव्य की बात कर रहा है कि अग्नि बढ़ रही है ना। द्रव्य, एक द्रव्य की बात कहीं करेगा। इन्हीं जो 10 द्रव्य हैं, इन्हीं 10 द्रव्य में कोई बात वो करेगा। क्लियर? चाहे वो भौतिक रूप से बात करे चाहे पराभौतिक बात करे। हमारा मन नहीं लग रहा तो मन की बात कर रहा है ना, वो हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो पहली बात क्या कर रहा है, वो मन की बात कर रहा है ना, खुद ही बोल रहा है। तो वो तो उसने क्या कहा, लिंग सूत्र कहा उसने बताया कि हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो मन लगना, मन खुद ही बता रहा है कि मन नहीं लग रहा। हमारे मन क्या है? मन हमारे यहाँ द्रव्य है। ठीक, बोलिए, आया समझ में? तो वो जो लिंग सूत्र है उसके माध्यम से हेतु सूत्र हमको खोज रहा है। तो हेतु सूत्र किसी द्रव्य और उसका गुण या कर्म की बात होगी। तो द्रव्य की बात होगी या गुण की बात होगी या कर्म की बात होगी। हमारे पेट में पानी भर गया है, तो खुद ही कह रहा है कि पानी क्या है? जल। तो कह रहा है ना कि पेट में पानी हो। हमारे पेट में गैस बहुत बढ़ गई है, तो गैस बता रहा, क्या बता रहा है? वायु। वायु। वो खुद जब कभी वो चर्चा करेगा तो आयुर्वेद की भाषा में वो जब भी वो लिंग ज्ञान करेगा, लिंग सूत्र की बात करेगा, तो वो लिंग सूत्र माने क्या सिम्टम है, उस सिम्टम की जैसे बात करेगा वैसे ही हमको, अगर वो न बताए तो हमको हेतु सूत्र में जाना है कि कारण क्या है। तो हमारे पास 3 जानने के पैमाने हैं, ये बृहद वाले पैमाने, लेकिन वहां तो द्रव्य गुण कर्म की बात करेंगे कि इनको पहचानेंगे। और कारण उसका ये होगा कि हेतु सूत्र माने कारण क्या है, या तो काल होगा या असात्म इंद्रिय संयोग होगा या उसके कर्म होंगे, यानी बुद्धि के आधार पर। क्लियर? जहां तक क्लियर हुआ? तो हेतु सूत्र ये हुआ। अब शरीर और मन, हम लोगों ने कहा कि शरीर और मन, वहां क्या कहा था, आकाश वायु खादिन आत्मा मन है कालो और दिशा से द्रव्य संग्रह, सबको द्रव्य संग्रह कहा हमको। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा और तम 10 कहा। अब यानी शरीर और मन हमको एक इकाई के रूप में है, हम 2 इकाई नहीं है। शरीर और मन हमारा एक इकाई है, शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है। यानी ये जो हमारे आत्मा और मन और काल और दिशा ये सब जुड़े हुए हैं, ये हमारे शरीर के साथ, यानी भौतिक और पराभौतिक एक साथ। द बॉडी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल
एंड मेटाफिजिकल द्रव्य। क्लियर हो गया? अब ये ज्ञान, अब दो क्या, अब पढ़ेंगे हम लोग कि शारीरिक, एक तो शारीरिक दोष हुए यानी शारीरिक बीमारी हुई, और एक हमारी मानसिक बीमारी हो गई। तो यहीं से मन की बीमारी शुरू हो गई। तो मन की बीमारी जो है पराभौतिक बीमारी, मन की बीमारी पराभौतिक बीमारी है, और शरीर की बीमारी शारीरिक बीमारी है। बुखार आ गया ये तो ठीक है, हमारा मन नहीं लग रहा ये मानसिक बीमारी है। हमको डर लग रहा है ये मानसिक बीमारी है। क्लियर? तो ये इस रूप में अब हेतु सूत्र हो गया। अब इनकी विशेषताएं यही बता दें तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। काल, देखिए काल यही लिखा हुआ है। तो काल को जब डिफाइन करेंगे हम लोग, तो काल क्या है हम लोग उन्हें आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता दें। काल को बहुत महत्व दिया गया है और मन से कम इंपॉर्टेंट नहीं माना गया, वायु से कम इंपॉर्टेंट नहीं माना गया। वायु हमारे बहुत प्रबल है, वायु बहुत प्रबल है, लेकिन वायु से भी अधिक प्रबल काल को माना गया। काल शरीर का नियंता है। नियंता माने कंट्रोलर। कैसे कंट्रोल करता है? आपके पूरे चेंजेस जितने होते हैं काल ही तो करता है। बच्चे से लेकर के पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये काल की वजह से है। ये जो आपको ज्ञान कोई होता है कि ये शरद ऋतु आ गई, ये ठंडक आ गई, ये गर्मी आ गई, ये बारिश हो गई, ये काल ही तो करा रहा है। और इस काल का उपेक्षा अगर आपने किया, जो काल की शरण में जाते हैं यानी काल की उपासना करते हैं या काल का सहयोग देते हैं, उनके व्यक्तित्व में परिमार्जन और परिष्करण होता है, यानी उनका व्यक्तित्व बहुत बढ़ जाता है। तो काल की जिसने उपेक्षा किया उसका व्यक्तित्व गिर जाता है। कैसे? समय से सूर्य आया, उसने कहा 6 बजे हमको उगना है, आपने कहा हमको सूर्य के दर्शन करना ही नहीं है, हम 10 बजे उठेंगे। आपने काल की उपेक्षा किया। समय ने, उसने बताया कि ये काल है और मेरी उपासना करो तुम, आपने उपासना नहीं किया तो वो निश्चित रूप से आगे चल के आ। उसने कहा कि ये आपके पढ़ने का समय है, हमने कहा, आपने कहा हम पढ़ेंगे नहीं। पहले कहा था ना गुरुकुल में जाना है, तो कहते थे 25 वर्ष, आपने शुरू में जैसे छोटे बच्चे हुए तो उनका 8 जहाँ 7-8 साल के हुए तो कहा आप भी तो यही करते हो, तुरंत स्कूल में एडमिट करा देते हो। अगर कहे कि नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हो, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा। वैसे ही अगर काल की उपेक्षा किया, समय से आपने भोजन नहीं किया, काल का समय है, तो क्या हुआ? आप समय से भोजन नहीं करेंगे तो जठराग्नि वहां पर जो एक समय से निकली हुई है यानी स्टमक की अग्नि वो निकली हुई है और HCl है, उसने आपको क्या हुआ? अल्सर क्रिएट कर दिया। क्यों? उसके पास भोजन मिला ही नहीं। तो वो क्या हुआ? जब जठराग्नि, उसका pH 1.2 बता रहे हैं तिवारी जी। अब 1.2 pH का अगर आपके पास बहुत लगातार रहे और उसमें भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 1-2 दिन छोड़ दीजिए, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगातार बात कर रहा हूं। तो क्या होगा? वो अल्सरेटिव हो जाएगा। वो क्या करेगा? म्यूकस सेल्स, जो म्यूकस सेल्स है चारों तो बताया था ना, इसमें म्यूकस सेल्स है, तो म्यूकस सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देगा। अग्नि अपने अधिकरण को जला देती है, तो वो अग्नि है, वो अपने अधिकरण को जलाने लगेगी, तो क्या होगा आपका? तो ये काल की अपेक्षा। ठीक, अब 2 तरह के होंगे। एक होगा कालज रोग। कालज मतलब काल से जनित। कैसे काल से जनित? गर्मी आ गई, आपका बीपी हाई हो गया, गर्मी आ गई आपको बुखार आ गया, गर्मी आ गई आपका ब्रेन हो गया, गर्मी आ गई तुरंत आपके जो है स्वेटिंग हो गई और पानी निकल गया। और एक बीमारी होती है कि वो टेम्परेचर उसमें 102 वो टेम्परेचर शुरू हो गया, तो आप कहते हैं लू लग गई। तो लू लग गई कि मतलब हुआ कि वो टेम्परेचर लगातार कर देता है। और मॉडर्न साइंस से कहती है कि यदि टेम्परेचर 102, 103, 104 हो गया तो हाइपोथैलेमस को संदेश चला जाता है, उसको बेचारे को मालूम ही नहीं, वो समझता है कि यही हमारा रियल टेम्परेचर है। वो 98.4 को भूल करके 102 पे हो जाता है। आप नहाए
नहाने के बाद आपको पानी से खूब डाला गया कि भाई नहलाओ भैया, नहला दिया, और नहलाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वो उसने 102 कर दिया। वो भूल गया है, वो अपने, उसको याद है कि भाई हमको 102 में होना है, तो 102 याद हो गया। बड़ी मुश्किल से उसको 98.4 बताना पड़ता है कि तुम्हारा 98.6 है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये चीज है। तो वो ये काला जो रोग कहलाते हैं। इस तरह जितनी है, वोमिटिंग है, बितली है, वर्षा ऋतु में जो होती है वो, गर्मी में, जाड़े में ठंडक लग रही है, तो वो सब काला जो रोग है। ठीक, जलवायु परिवर्तन के रोग हैं ये सब, इनको करिए। ये तो एक तो ये काला जो है, और काल का प्रभाव तो हमने बता ही दिया आपको, एक थोड़ा बहुत बताया है, अधिक नहीं बताया, लेकिन ये सब काल के है। काल की देखिए, भूख प्यास वृद्धावस्था, ये सब जितने महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रण काल द्वारा है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिंगर नंबर 6 में रखे हुए हैं। कहां पर? फिंगर नंबर 6, लेफ्ट रिंग फिंगर। क्लियर? दूसरा, अब इसमें जो है, जो काल में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट काल आप लोग किसको मानते हैं? त्यारे जी बताइए, सबसे अधिक जो जिसमें आपको ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा के हिसाब से सबसे अधिक ऊर्जा का काल कौन सा है? सर सुबह उठना, जल्दी उठ के योगा वगैरह करना। वो नहीं, मतलब वो उसके संबंध में जो क्या कहते हैं, ऋतु ऋतु या इन सब संदर्भ में, वो जिसमें देखिए हमारे सूर्य को ऊर्जा कौन, सूर्य दे रहा ऊर्जा, सूर्य दे रहा, चंद्रमा दे रहा, यही सब हमारे हैं वायु। तीन वहां पर जैसे हमारे वात पित्त कफ है, वैसे वहां ब्रह्मांड में सूर्य है और चंद्रमा है और वायु है। तो हमको सबसे अधिक चंद्रमा देता है। जो चंद्रमा का काल है, जिसमें सूर्य दक्षिणायन है, 15 जनवरी के पहले सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है, और 15 जनवरी के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो जब सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है, जिस समय तक रहता है, जाड़ा का ऋतु है, उस समय आपको सबसे अधिक डेवलपमेंट प्रोसेस वही होता है, उसमें सबसे अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का, वो अपने आपके शरीर की शक्ति का क्षरण होता है। क्लियर? यहां तक समझ, बस इतना जानना है, अधिक नहीं। ठीक, तो इसको जोते हैं वो जब चंद्रमा जहां हावी होता है, वो आपके उत्थान का काल है, और सूर्य जहां दक्षिणायन होता है वो उत्थान के काल है। जहां सूर्य उत्तरायण होता है वो आपका डाउन, क्योंकि उसमें आप गर्मी में देखिए ना, आपकी शक्ति कम हो जाती है, और ठंडक में आपको जल्दी बीमारी कहाँ होती है? बोलिए, अधिक कम होती है कंपैरेटिवली। कॉम्पिटिटिव बोल रहा हूँ। यस सर। अब देखिए सर ये समझ में नहीं आ रहा, उत्तरायण और वो समझ में नहीं आया सर। ये ऐसा है, देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, 3 रेखाएं होती है ना, विषुवत रेखा, 3 रेखाएं सर होती है। ये तो बता दिए सर, एनर्जी के अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं ना, वो चीज नहीं समझ में आई सर। सूर्य नष्ट करता है, सूर्य जो है अपने आपकी ऊर्जा का क्षरण करता है, और चंद्रमा जो है आपको ऊर्जा को बढ़ाता है। तो चंद्रमा आप देखिए ना, कहते हैं 15 जनवरी के बाद से आप जैसे हुए, आप देखिए फरवरी मार्च में आप देखिए शुरू हो जाता है आपका गर्मी शुरू होगा, और गर्मी तक 6 महीने चलेगा, और 6 महीने आपको लगेगा कि आपका गर्मी, पसीना भी आ रहा, वो होगा, उसमें बुखार भी, उसमें अधिक टेम्परेचर होगा, उसमें होगा। ठंडक में डॉक्टर कहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कम हो जाती है, मतलब यही कहा जाता है, क्योंकि उसमें खांसी जुकाम के अलावा कोई और जल्दी रोग होते नहीं। और सर वैसे तो एनर्जी आपको हीट ही देती है ज्यादा, सूरज से तो एनर्जी प्रॉपर नहीं वो तब सोलर तब भी रहता है, क्या दक्षिणायन में सोलर नहीं रहता? रहता तो ऐसा। सूर्य नष्ट होना हुआ है, सूर्य तो वो जब ऊर्जा अपनी आदि बिखेरता है तो आपका नष्ट होता है, क्षरण होता है, इसलिए उसको जो है उसको कहा जाता है लो न्यूट्रिशन का पीरियड कहा जाता है। और चंद्रमा वाला काल जो है, जो चाल जिसमें कहते हैं सूर्य दक्षिणायन है, उसको काल लिबरेशन काल का, मतलब आपको बढ़ने का है। जो एनाबेलिज्म कैटेबलिज्म वाला है, एनाबेलिज्म काल है ये। चंद्रमा एनाबेलिज्म का कारण है, और वो कैटेबलिज्म का, कैटाबलिज्म का कारण। ठीक सर। एनीवे इस रूप में उसको लीजिए। अब हम बता दें आसात्म इंद्रियात संयोग, ये आप लोग समझ लीजिए, तो यही आपके जड़ है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, उसी को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ तो सब लिखा है, तो आप उसको पढ़िएगा, हम आपको बता दें कि क्या है। ठीक,
किस रूप में है। अब असात माने एक मन और इंद्रियों का एक अनुकूल रिलेशनशिप, जहां मन भी लगे, कहते हमारा मन नहीं लग रहा, तो यानी आप खुद ही बता रहे हो कि असात में इंद्रियात संयोग है। जब मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपने खुद ही बोल दिया ना कि असात में इंद्रियात संयोग है, तो रोग तो होगा कोई ना कोई, पढ़ाई का भी होगा, टेंशन भी होगी, तो वो हो गया। अब देखिए, तो सात माने इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के अर्थ माने विषय। विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इन्हीं से जुड़े हुए इनके गुण जो हैं, कि क्या गुण है वो आप समझ सकते हैं, यही वाला है। तो अब आप जैसे आंखों का, मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं तो उससे समझ लीजिएगा, ये तो पढ़िएगा। आंखों का एक होता है असात माने एक दोता, एक होता है अधिक, अत्यधिक, और एक बिल्कुल न्यूनतम, और एक होता मिथ्या। तो उसको उन्होंने लिखा है अतियोग। अतियोग माने अधिक योग होना, योग माने जुड़ाव। अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, तीन कंसेप्ट हैं। असात इंद्रिय संयोग के तीन कंसेप्ट हैं। नंबर 1 अतियोग, नंबर 2 अयोग, नंबर 3 मिथ्या योग। इसी के उसमें संदर्भ में आगे देखिए, शायद यहां दिया होगा, नहीं दिया होगा, ये पढ़िए, ठीक है, ये देखा आपने। तो असात में इंद्रियात संयोग, अब इसको देखिएगा, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, इसको समझने के लिए यही महत्वपूर्ण है। और तो सब आंखों का, आंखों कैसे होगा? पांचों इंद्रियां हैं। आप आंखों से अगर सूर्य को देखने लगे, यानी तेज चमक वाले, कोई तेज का आभा वाले, उसको अधिक देर तक देखिए, तो ये अतियोग कहलाएगा। सूर्य को अधिक देर तक देखिए तो कहते हैं डॉक्टर कि आप अंधे हो सकते हैं। क्लियर? ये आंखों का अतियोग है। अयोग माने आपने कहा कि हम कोई तेज चमक वाली चीज को देखेंगे ही नहीं, ऐसा भी मत सोचिए, ये भी अयोग है, मतलब आप उसको देखना ही नहीं चाहते, ये भी एक रोग के रूप में है, ठीक। और मिथ्या योग है। मिथ्या योग में है कि अगर आपने बुरी चीजों को आप लगातार देख रहे हैं, डरावनी चीजों को लगातार आप देख रहे हैं, भूत प्रेत इन्हीं सब के बारे जो है उन्हीं की स्टोरी देख रहे हैं, रैमजे ब्रदर्स को ही देखना है आपको, ठीक है, खराब जो वीडियोस आ रहे हैं उन्हीं को देखना है, तो ये आपको मिथ्या योग है। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? एक एक चीज समझते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, आगे केवल मिलेगा चरक में मिलेगा, चरक 2 में मिलेगा। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर? अब कान वाला, अब कान का आ गया श्रवणेंद्रिय। तो बादलों का जोरदार गर्जन हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, आपने उसको वीडियो में वो क्या कर लिया, बना दिया, अब आप उसको लगातार खूब सुन रहे हैं, ठीक। नगाड़ा डम 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 खूब बना, वो कहते हैं ना कि आई क्राइड फॉर मैटर म्यूजिक, आई क्राइड फॉर मैटर म्यूजिक एंड फॉर स्ट्रॉन्गर वाइन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग, जो आपने कहा ना कि मैटर म्यूजिक, तो मैटर म्यूजिक के लिए आई क्राइड, तो अगर ये हुआ तो ये आपका अतियोग है। उसी को आपने वीडियो में लिखा दिया, उसको बार बार सुन रहे हैं, है ना। तो ये जो सुनना है, या वो आप जो है रामजे ब्रदर्स वगैरह को आपने वो हुआ, उसको भी आपने लगा दिया और सुन रहे हैं, चर 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 वो दरवाजा खुल रहा है, आपको उसी की आवाज खूब सुनने मजा आ रहा है। एक आध बार देख लीजिए, उस पर नहीं है, उसको अतियोग नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लगातार कर रहे हैं तो आपको अतियोग माना जाएगा, ठीक। ऐसी फिल्मों को या चीजों को बिल्कुल ही बर्दाश्त न करना, ये आपका अयोग है, ठीक। फिर अब कानों के लिए, किसी आपका जो माता पिता है, आपके गुरुजन है, उनके बारे में कोई गाली दे रहा है, कोई बोल रहा है बहुत बदमाश है वो है, और लगातार सुने जा रहे हो, तो भी आप हट जाओ वहां से, सुनोगे नहीं। इनको लगातार सुनना, कोई बहुत अधिक बोल रहा है और आपके परिजन के बारे में, आपके उसके बारे में खूब अनाप शनाप बोल रहा है, तो आप हट जाइए,
नहीं लड़ाई कर सकते, कोई बात नहीं है। तो इनको अगर आपने लगातार सुना तो ये आपका मिथ्या योग है। ठीक, 2 हो गया। अब घ्राणेन्द्रीय, ठीक है, तेज लाल मिर्च, काली मिर्च का धुआं, तेज गंध वाली वस्तुएं के प्रति अगर लगातार आपका आकर्षण, आप कहेगा डेली आप क्या करते हैं, काली मिर्च का धुआं ले रहे हैं, लोभान की बात नहीं कर रहा हूं, लाल मिर्च का धुआं ले रहे हैं, और आप ऐसा सेंट लगा रहे हैं जो 1 किलोमीटर दूर तक, वो जाते ही आप कमरे में ही मालूम पड़ जाए कि आप जो है मतलब 15 फीट दूरी से मालूम हो जाए कि आप आ रहे हो। तो ये जो है आपका अति योग है। दूसरा, आपने कहा कि हम सेंट लगाएंगे ही नहीं, हम क्रीम लगाएंगे नहीं, उसका गंध हमको खराब लगती है, तो ये आपका अयोग है। ठीक है, और ऐसी गंध जो अपवित्र हो, उसको जैसे डेड बॉडी के साथ मान लीजिए हो, तो उसको थोड़ी देर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी कोई अपवित्र गंध हो, सड़न युक्त गंध हो, उसको लगातार सूंघ रहे हो, तो ये जो आपका मिथ्या योग है। ठीक, समझ में आ गया, आता आ रहा ना, इसको बस समझते जाइए, इसको लिख लीजिएगा तो आगे समझ में आ जाएगा। आगे कहीं मिलेगा आपको, चरक 2 में मिलेगा। रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय माने जिह्वा। अब आप वहीं आप आगे कि जो आपको रुचि लग रही हो, ऐसे रसों का खूब सेवन करें। आपको डेली चाट, डेली जो मिठाई, डेली वो, डेली पकौड़ी, मतलब डेली जो भी आपको रचना को अच्छे लग रहा है, वो डेली वही कर रहे हैं, तो लोग कहें कि भाई एक ही काम कर रहे हैं, तो वो आपका अति योग है। बच्चे क्या करते हैं, किसी 2 तरह की चीजों को मिला करके और उसका सेवन करने लगे। तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि उसके केमिकल कंपोजिशन में दोनों मिलने से नुकसान तो नहीं हो रहा, ये अयोग है। और फिर अनेक रसों को मिला लीजिए। ठीक, नहीं जैसे नहीं, अयोग में तो वो आएगा कि आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे, आप कहो कि हम जैसे कोल्ड ड्रिंक कहें तो आप कहें कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं, ऐसा मत करिए। अभी एक आध बार अवसर में तो कल इसको अयोग बोलेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, तमाम तरह का ड्रिंक्स बनाते हैं, उसको मॉकटेल या क्या बोलते हैं, तो मॉकटेल आपने बनाया तमाम तरह का, अब उसके केमिकल कंपोजिशन आप जानते नहीं हो, कहीं नुकसान तो नहीं दे रहे, ये आपका मिथ्या योग है रसों के संबंध में। ठीक, रसना माने जीभ के लिए। अब स्पर्श आ गया, बस यही तो बची, बाकी बची 3 है, 4 हो गए, 5वां बची है। अधिक ठंडा और अधिक गर्म पानी से स्नान करना, या कोई चीज है, या लगातार डेली उपटन मलना, या डेली कोई मतलब आप दूध से आप स्नान कर रहे हो डेली, तो ये जो आपका है, ये आपका अति योग है। उपटन बिल्कुल न लगाइए, गर्म पानी से नहा ही नहीं सकते, ठंडे पानी से मतलब कॉम्बरेटिव ठंडे पानी से नहा ही नहीं सकते, ये आपका अयोग है। और कोई जो पदार्थ आपको इस तरह के हों त्वचा के लिए, उनको नियम पूर्वक, कोई नियम होगा कि भाई ठंडे के साथ गर्म मत करिए, गर्म के बाद ठंडा मत करिए, तो कभी गर्म करें, कभी ठंडा करें, कभी गर्म। तो जहां लिखा हो, जहां कोई चिकित्सा के रूप में हो, वहां तो ठीक है, लेकिन आप कभी ठंडा कभी गर्म नहीं कर रहे हैं, इसका नियम पूर्वक सेवन न करना अतियोग है, वो अयोग, वो मिथ्या योग है। और जिनको स्पर्श करने की मनाही है, उनका भी स्पर्श करना मिथ्या योग है, जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, उनको भी स्पर्श करना ये मिथ्या योग है। तो ये जो है, इन अगर ये सब कर रहे हैं, अति योग या अयोग मिथ्या योग,
तो इनसे क्या होता है, इंद्रियों का और मन का तालमेल नहीं होता है और इसलिए आपको बीमारी आती है। ठीक। अब कर्म, कर्म है क्या? अभी हम लोगों ने कहा ना बुद्धि कर्म कराती है, यही तो कह रहे थे। तो बुद्धि ने कौन सा कर्म कराया? बुद्धि, वाणी, शरीर और मन, तीन चीज तो है। या तो शरीर से काम करेंगे, या वाणी से काम करेंगे, या मन से काम करेंगे। तो शरीर, वाणी और मन से किया हुआ कोई भी चेष्टा वो कर्म है। शरीर द्वारा, वाणी द्वारा या मन द्वारा किया गया कोई कर्म, कोई भी कार्य, कोई भी चेष्टा वो कर्म है। तो इस, अब इसको कैसे, इनका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग कैसे है? अब कैसे होगा? आपको कह दिया गया कि पढ़ना है, अब आप शुरू हुए और आपने 24 घंटे मिले हैं आपको, तो आपने उसको बांटा नहीं, आपने 24 घंटे पढ़ाई कर लिया। आपको खाने को मिला हुआ कोई चीज, कोई भी कर्म, खाने का, पीने का, किसी कोई भी कर्म जो आप कंटिन्यूअस आप कर रहे हैं, उसी में आपको काम करने के लिए कहा गया, खेत को गुड़ाई करने के लिए कहा, तो खेत की गुड़ाई करने के लिए 24 घंटे वहीं लगे हुए हैं, कहीं गुड़ाई कर रहा हूँ, ये अति योग है। ऐसा नहीं है, सबके लिए एक सहज और उसके लिए एक बैलेंस करना है। ठीक। तो अगर इनके, अब आपने कहा कि हम तो बुराई करेंगे नहीं, हम तो ये काम, शारीरिक कर्म करेंगे नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, या जो भी चीज है, तो उसको, ये अयोग है। मिथ्या योग क्या है? मिथ्या योग में हम लोग चिकित्सा के संदर्भ में अधिक यूज होगा कि कोई भी जो आपके अर्ज हो रही हो, स्टूल पास करना है, यूरिन जाना है, इनको बहुत देर तक अगर आप रोक रहे हैं तो मिथ्या योग है। अधिक शारीरिक अंगों को दूषित करना, ये भी मिथ्या योग है। मतलब आप नहाइए धोइए, ऐसा होना कि नहा ही नहीं रहे तो मिथ्या योग है। लगातार एक होता है कि आप, हर आदमी जो है वो कोड़े से अपने पीट रहा है, आता है ना, फिल्म में दिखाई पड़ता है कि वो ये मार रहा है, सैडिज्म जिसको बोलते हैं ना, तो सैडिज्म भी है, वो मिथ्या योग है। चुगली करना, अब देखिए मन के, जो मन से भी, मन के भी जुड़ गए उसमें, चुगली करना, झूठ बोलना, बिना किसी बात के, लड़ाई, दो आदमी के बीच लड़ाई लगाना बिना कोई बात नहीं, झूठ बोल दिया, उसको कहा कि तुमको ये गाली दे रहा, तो उसको कहा उसको तो गाली दे रहा, जो लड़ाई हो गई। ये सब मिथ्या योग में आते हैं। तो इन, क्योंकि हम लोग शरीर और मन को एक साथ, कर्म माने शरीर, मन और वाणी, तीनों के माध्यम से कोई भी जो काम कर रहे हैं वो अयोग, अयोग मिथ्या योग में आ रहा है। तो इस प्रकार फिर क्रोध, मोह, मद, मान, जितने ईर्षा, ये सब भी उसी श्रेणी में, मिथ्या योग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये सब मन के कर्म है। तो इस प्रकार हम लोग ये बता रहे हैं। अब एक थोड़ा सा रह गया है, इसको पूरा कर दो क्या तिवारी जी? हाँ? आगे के लिए रखे, बताइए। आगे के लिए रख लीजिए सर। चलिए हम लोग फिर यहाँ पर ये एक लास्ट ये वाला रह गया है, इसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि काफी समय हो गया, मुझे भी जी। लग रहा है कि हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा। अब 7:50 करीब हो रहा है, तो हाँ समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो काफी समय हो गया, लेकिन काफी चैप्टर हो गया, तो अब जी। हम लोग इसके साथ